क्या एक टूटे हुए घर में बिखरे हुए वोटों के सबूत मिलते हैं? नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आज श्वेत पत्र उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण मतदाताओं के मन में जो चल रहा है उस पर। हम इस समय बिकरू गांव में और ये घर विकास दुबे का, जहां पर आपको प्रशासनिक और पुलिसिया कार्रवाई के तमाम सबूत देखने के लिए मिल जाएंगे। यही वो जगह है जहां से ये चर्चा शुरू हुई थी कि जो ब्राह्मण मतदाता है वो नाराज हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार से, और ऐसा एक भ्रम बन रहा है कि क्या वाकई किसी खास जाति के गैंगस्टर्स को ही सिर्फ टारगेट किया जाता है। उन सारे सवालों के उठते उठते मामला आज बहुत दूर तक निकल गया है। अलग अलग जो पार्टियां हैं वो ब्राह्मण मतदाताओं को लुभाने के लिए एक ऐसे प्रयास में लगी हैं जो आज से पहले तक इस पैमाने पर कभी देखने के लिए मिला नहीं था। आज ब्राह्मण वोटरों के मन पर पेश है श्वेत पत्र। अपराध का न धर्म होता है न जाति होती है, पर क्या अपराधी की जाति मतदाताओं के लिए मायने रखती है? अपराध उन्होंने किया, उनको सजा सरकार ने दी, मगर राजा भैया भी तो बैठे हैं, या बड़े बड़े का अतीक अहमद बैठे हुए हैं, इनको तुमने नहीं छेड़ा। किस लिए नहीं छेड़ा? दूसरी बात, चलो इसलिए नहीं छेड़ा, डर रहे होंगे, डर ही तो रहे हैं। अब अतीक अहमद को आप क्यों नहीं छेड़ रहे हैं? क्या आप डर है आपके अंदर? पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाए। यूपी में जातियों का जाल कितना उलझा है। क्या पिछली बार बीजेपी को एक मुश्त वोट देने वाले ब्राह्मण दूसरे विकल्पों पर विचार कर रहे हैं? विकास को लेकर नाराजगी नहीं है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हुई, जैसे वो लड़का एक मिश्रा था, उसका इनकाउंटर हुआ, उसकी कम एज थी। खुशी दुबे 3 दिन हुए थे शादी के। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गलत हुई, जो जिनको लेकर तो तकलीफ आई, और बाकी तो विकास को लेकर कोई दिक्कत नहीं। ब्राह्मण कोई नाराज नहीं है, ब्राह्मण सब बीजेपी के साथ है और ब्राह्मण बीजेपी को वोट यहाँ करेगा। क्या भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापित करने वालों में ब्राह्मणों को अपना हितैषी नजर आता है? भगवान परशुराम जी के मंदिर, वहां पर पूजा करने का मौका मिला, उनसे आशीर्वाद लिया है, और क्योंकि वहां समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने और आम लोगों ने इस मंदिर का निर्माण किया है, फरसा लगाया है, तो उत्सुकता थी कि कम से कम मंदिर में पूजा करने का मौका मिले। तो इस कार्यक्रम के साथ उस कार्यक्रम को भी जोड़ करके आज मैं भगवान परशुराम के दर्शन करके और उनसे आशीर्वाद लेकर के फिर आगे के कार्यक्रम करूंगा। क्या प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलनों के साथ ब्राह्मणों को 2007 की व्यवस्था की ओर लौट चलने का मन करता है? जो हम लोगों ने ये जो नाम सोशल इंजीनियरिंग का आया 2007 में ही इकट्ठा हुआ था, शुरुआत हुई थी, जो हम लोगों ने किया था। लेकिन अब की बार मैं कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो सोशल इंजीनियरिंग जो शुरुआत उस समय हुई थी, एक्चुअल में अब की अमली जामा तो अब की बार प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, और पूरा देश देखेगा। उस बार भी देखा था, अब की पूरा देश देखेगा, और किस तरह से उसके बाद अमन चैन से प्रोग्रेस होगी उत्तर प्रदेश की, लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा। क्या 10 ब्राह्मण मंत्रियों के बावजूद बीजेपी समाज को खुश नहीं रख पाई है? क्या ब्राह्मण वाकई बीजेपी से नाराज है? ब्राह्मण मतदाता क्या चाहते हैं? अब की बार भी जो है, अब की बार जिस तरह से 16% हम कहते हैं, 14% सरकारी आंकड़े कहते हैं ब्राह्मण समाज के लोगों को, उसमें से 90% तो बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। समूची आबादी में जो जाति केवल 12% है, उसके लिए खूब खींचतान हो रही है। इन चुनावों में ब्राह्मण वोटों को लुभाने के अप्रत्याशित प्रयास चल रहे हैं और ये समाज इस बात से वाकिफ है। सब पार्टी कोशिश कर रही है ब्राह्मणों का वोट लेने के लिए। ऐसा पहले कभी होता नहीं था। नहीं होता। तो आपके मन में क्या लगता है? अच्छा लगता है कि सब चाह रहे हैं? अच्छा तो लगता है,
अब जब ब्राह्मण समुदाय को लुभाने की कोशिश में सारी पार्टियां भी लगी हैं, कोई प्रबुद्ध समाज का सम्मेलन कर रहा है, कोई मंच सजा रहा है, तो ये चीजें फर्क डालती हैं। ब्राह्मण तो प्रबुद्ध वर्ग या बुद्धिजीवी है ही मैडम, उसको कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं है। उसको क्या करना, समय आने पे अपना खुद फैसला कर लेगा। क्या ब्राह्मण युवाओं के बारे में आपको लगता है कोई सरकार या राजनीतिक पार्टी? देखिए, वैसे तो अभी तक किसी ने नहीं सोचा है, लेकिन अभी लगता है कि भाजपा सोच रही है। और सपा भी अब ब्राह्मण की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही है। यूपी में अब तक के 21 सीएम में सबसे अधिक ब्राह्मण समाज से हुए, पर पिछले 38 सालों में एक भी नहीं। क्या वाकई ये आंकड़े ब्राह्मण समाज को परेशान करते हैं? ब्राह्मण वोटों से कैसे बनता है सत्ता का समीकरण? ब्राह्मण वोटर इस बार क्या निर्णय कर रहे हैं? ब्राह्मणों को मनाने और लुभाने के प्रयासों के बीच ब्राह्मण मतदाता के मन के हाल पर पेश है श्वेत पत्र। तो यूपी में सरकार को यह समझ में तो आया कि नाराजगी है, और उस नाराजगी को टटोलने के लिए दिसंबर में ही एक 25 दिन का टारगेट सेट किया गया, जहां 80 ब्राह्मण संस्थाओं से मुलाकात की बात कही गई ताकि लोगों के मन तक पहुंचा जा सके। लेकिन जमीन पर जब आप लोगों से बात करते हैं और जो हकीकत सामने आती है, शायद उसके लिए आपको इतनी कमेटियों के गठन की या पैनल के गठन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सीधे सीधे संवाद हो तो बहुत सारी चीजें सामने आ ही जाती हैं। सुनने में जरा अजीब सा लगता है, पर ब्राह्मणों की नाराजगी की जो सबसे बड़ी वजह बताई जाती है वो है विकास दुबे का मामला। इसीलिए हमने श्वेत पत्र में अपनी यात्रा की शुरुआत विकास दुबे के गांव बिकरू से की। विकास दुबे पर लगभग 60 आपराधिक मामले दर्ज थे, लेकिन 3 जुलाई 2020 को जब उसे गिरफ्तार करने पुलिस बिकरू गांव पहुंची तो मुठभेड़ में 8 पुलिस वालों की नृशंस हत्या कर दी गई। डीएसपी देवेंद्र मिश्र को तो गर्दन काट के मारा गया। फिर क्या था, यूपी पुलिस ने उसे पकड़ने में दिन रात एक कर दिया। 9 जुलाई को उसे मध्य प्रदेश से धर दबोचा गया और अगले ही दिन न्यायालय ले जाते हुए उसकी गाड़ी पलट गई। विकास दुबे मारा गया, गांव वाले घर पर भी दबिश हुई और पुलिस का गुस्सा आज भी उस ढहाए हुए मकान में नजर आता है। नहीं, कुछ नाराजगी नहीं है, क्योंकि विकास दुबे एक अपराध की श्रेणी में आते थे, तो उनका तो निश्चित रूप से जो हश्र था वो होना ही था, तो इस बात से कोई नाराज नहीं है। अब अलग बात है कि कुछ लोग दूसरे दलों में जा रहे हैं, वो नाराजगी व्यक्त करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ब्राह्मण कहीं नाराज है बीजेपी से। अपराधी थे, अपराध काला काम कर रहे थे, तो उनका जो गंदा काम किया गंदा उनके साथ व्यवहार हुआ। बाकी व्यक्ति अच्छे थे, न उससे कोई ब्राह्मण नाराज है। उनसे बहुत ब्राह्मण साथ में थे, अन्य जातियां भी साथ में उनके थी, ब्राह्मण छोड़ के। चाहे कोई भी जात, सबका विकास करते थे, सबके साथ रहते थे। लेकिन अब क्या परिस्थितियां रही उनके साथ, क्या उन्होंने क्या कर डाला, वो अलग का विषय उनका पर्सनल था, उसमें आप लोग को लेना देना कोई लेना देना नहीं। ब्राह्मण कोई नाराज नहीं है। वो एक दिलावर आदमी था, बात नहीं उसको बर्दाश्त थी। हम बात ये हमारे दूर बगल का था, हम तो जानते थे, और जिस हिसाब से बता रहे थे चोर डकैत इसको लूट लेना, ऐसा नहीं। आप बिकरू जाइए और अगल बगल गांव में जाइए, आप पता करिए उसके बारे में कि किसी के उसने लूटा, ऐसी नहीं बात थी। मगर ठीक है, सरकार थी, मान लो अपराध उन्होंने किया, उनको सजा सरकार ने दी। तो विकास दुबे को लेकर तो अलग अलग मत सुनाई दे रहे थे, लेकिन एक मुद्दे को लेकर अधिकतर लोग नाराज दिखे। मुद्दा विकास दुबे के शार्प शूटर अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे की गिरफ्तारी का। खुशी दुबे की अमर दुबे से शादी हुए केवल 3 दिन बीते थे जब बिकरू कांड हुआ था, और दस्तावेजों में उसकी आयु केवल 16 साल बताई जा रही थी। लोग पूछते हैं कि 3 दिन में वो इतने बड़े अपराध में संलग्न कैसे हो गई। नाराजगी तो नहीं, लेकिन जो खुशी दुबे है ना, जो साल कितने 2-4 महीना पहले शादी हुए ना, उसको छोड़ना चाहिए उस समय समझ। ये थोड़ा है जनता की गलत आपको लग रहा है? ये है, मतलब शादी होगी, मतलब कितना समय हमारे समझ से जो है, हाँ वो गलत है। जो खुशी दुबे जो हमारे यहाँ बिकरू कांड हुआ है लोकल में, उसमें वो नाबालिग लड़की जेल काट रही है, इस वजह से भी जो माइंडसेट है ब्राह्मणों का डाइवर्ट हो रहा है।
कुल मिलाकर क्षेत्र में लोगों की नाराजगी दिखी, पर एक बड़ी बात ये भी लोग स्वीकार करते हैं कि विकास दुबे के अधिकांश पीड़ित भी ब्राह्मण ही थे, इसीलिए जो हुआ वो न्याय संगत रहा। 1% कोई नाराजगी नहीं है और नाराजगी होने का कोई कारण भी नहीं है। जो अपराधी था तो उसको अपना जिस हिसाब से सजा मिली वो एक कानून व्यवस्था पर निर्भर करता है। सारे ब्राह्मणों को ही मारा था, केवल एक मर्डर उसने किया तो ब्राह्मण नहीं थे, बाकी सारे ब्राह्मणों के ही मर्डर किए थे, इसलिए काफी ब्राह्मण तो उससे खुश भी हैं कि उसके साथ जो भी हुआ ठीक ही हुआ। अच्छा, ऐसा मतलब नाराजगी है ब्राह्मणों को कि नहीं है? नहीं, तो ऐसा नहीं लगता है, नाराजगी नहीं। मुद्दा संतोष शुक्ला की हत्या का भी उठना चाहिए, उस डिप्टी एसपी मिश्रा का भी उठना चाहिए जिसकी 2 नाबालिग बालिकाएं अनाथ हुई हैं। एक डिप्टी एसपी मारा जाए वो सही है, लेकिन कौन से आचार दंड संहिता में लिखा है कि अगर पति कोई गुनाह करे तो उसके लिए पत्नी को गिरफ्तार किया जाए? क्या कुछ प्रमाणिक है तो आप बता दीजिए। ये न्यायालय तय करेगा, न मैं तय करूंगा ना आप तय करेंगे, ये न्यायालय को तय करने दीजिए। पर ये मुद्दा बन रहा है बहुत बड़ा ब्राह्मण सम्मेलनों में। मेरा ये मानना है उन परिवारों से भी पूछा जाना चाहिए, जब आप इसकी बात कर रहे हैं उन परिवारों से भी पूछा जाना चाहिए जिन परिवारों के निर्दोष लोग मारे गए थे, क्या वे निर्दोष नहीं थे? उत्तर प्रदेश सरकार का राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त संतोष शुक्ला की निर्मम हत्या थाने के अंदर हुई। डिप्टी एसपी मिश्रा मारा गया था ना, क्या उनका परिवार नहीं है? क्या मिश्रा को आप ब्राह्मण नहीं मानते? क्या शुक्ला को आप ब्राह्मण नहीं मानते? ये जाति का मुद्दा कहां से आ गया इसमें? जैसी करनी वैसी भरनी, न्यायालय उसको तय करे। विकास दुबे का मामला बढ़ता गया। राजनीतिक पार्टियों ने खुशी दुबे का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया। दबाव इतना बढ़ा कि बीजेपी सरकार ने अगस्त 2020 में मुठभेड़ों में मारे गए अपराधियों का जातिगत आंकड़ा जारी कर दिया। इसके अनुसार उस समय तक प्रदेश में हुए कुल 6,476 मुठभेड़ में 124 लोग मारे गए थे, जिनमें 47 मुसलमान थे, 58 पिछड़ी जातियां, अनुसूचित जाति जनजाति, वैश्य और ठाकुर, 11 ब्राह्मण और 8 यादव। ब्राह्मणों की नाराजगी से परोक्ष रूप से इनकार करते हुए भी दिसंबर के अंतिम सप्ताह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री और यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में यूपी के ब्राह्मण नेताओं की बड़ी बैठक हुई। निष्कर्ष ये निकला कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ल की अगुवाई में एक कमेटी बनी ताकि नाराजगी दूर करने के लिए जमीन पर काम किया जा सके। राजनीतिक विश्लेषक अक्सर ये सोचते हैं कि क्या अगड़ी जातियों और पिछड़ी जातियों को अलग अलग वोट बैंक इस हिसाब से माना जा सकता है कि जातियों के विभाजन से परे भी वो अपने वोट देते हैं। अब मसलन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अक्सर यह आरोप उनके विरोधी लगाते हैं कि वो राजपूतों के लिए अधिक काम करते हैं अगड़ी जातियों में और ब्राह्मणों के लिए नहीं। पर क्या ये जो सवाल है और ये जो मनभेद है ये वोटरों के मन में भी उस हिसाब से है? योगी आदित्यनाथ, जिनका जन्म उत्तराखंड के एक राजपूत परिवार में हुआ था और नामकरण हुआ था अजय सिंह बिष्ट। एक सन्यासी की यूं तो कोई जाति नहीं होती, लेकिन राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है। योगी आदित्यनाथ पर लगातार यह आरोप लगाए जाते रहे कि वो ठाकुरवाद करते हैं। अगला आरोप आप पर लगता है ठाकुर राज लाने का, कि यादव राज गया ठाकुर राज आया अगड़ी जातियों के पक्ष में। और इसके पक्ष में जो कुछ आंकड़े कोट किए जाते हैं वो ये कि 75 अगर डीएसपी हैं तो उसमें 13 राजपूत 20 ब्राह्मण, यानी अगड़ी एसपी अगर अगड़ी जातियों को आप बढ़ावा दे रहे हैं आपके राज्य में। देखें ना, उसमें 21 तो ब्राह्मण है, 13 ही क्षत्रिय हैं, तो कहाँ से ठाकुर राज हो गया? एक दूसरा, हमारे यहाँ 8 जोन हैं, उसमें हमने एडीजी स्तर के अधिकारी रखे हैं, उसमें कितने हैं वो भी आपको देखना चाहिए। हमारे 18 रेंज हैं, उस रेंज में कितने अधिकारी ठाकुर हैं ये भी आपको देखना चाहिए। आप कह रहे हैं ये मिसलीडिंग आंकड़े हैं? देखिए, जो जिसके पास देखिए जो लोग बेरोजगार हो गए उनको कुछ तो बोलना है। ठाकुरवाद के आरोपों को बल देने के लिए राजपूत नेता कुलदीप सिंह सेंगर का जिक्र किया जाता है। हालांकि वो जेल में सजा काट रहा है, लेकिन आरोप संरक्षण के लगाए गए।
दूसरा मामला हाथरस का आता है, जहां राजपूत लड़कों पर गैंगरेप का मामला चल रहा है। यहां भी आरोप संरक्षण के ही लगे। इसके साथ ही योगी सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर राजपूतों की नियुक्ति की बात कही जाती है। हालांकि ऐसा कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं। योगी सन्यासी हैं तो कायदे से तो उनकी जाति की गिनती नहीं होनी चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश है तो इसलिए उनकी जाति की भी गिनती होती है और उसके बाद उनके काम का मूल्यांकन इस बेसिस पे भी करने की कोशिश की जाती है कि उसमें ठाकुर कितने हैं, गैर ठाकुर कितने हैं। तो उनके रिश्तेदार ढूंढ के ले आना और उनको कोई फायदा की गिनती कराना ये तो संभव नहीं है, क्योंकि सन्यासी होने के चलते वो परिवार से मुक्त ही हैं। तो उस तरह की का कोई चार्ज तो उन पे नहीं आ सकता, बल्कि ये उनकी एक ताकत है कि उन पे इस किस्म के चार्ज नहीं आ सकते। आंकड़ों पर भारी पड़ता है परसेप्शन, यानी लोग क्या सोच रहे हैं। खासकर जिन ब्राह्मणों की नाराजगी की बात हो रही है, क्या वो भी सोच रहे हैं कि राजपूतों को भाव मिल रहा है और उनके साथ भेदभाव हो रहा है। हालांकि जून 2021 में बीजेपी के ही एक विधायक ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी में ठाकुरवाद के आरोप लगाए। बीजेपी विधायक ब्रजेश प्रजापति ने आरोप लगाए कि बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी में 40 रिक्त पदों पर जिन लोगों की नियुक्ति हुई थी, उनमें 11 का उपनाम सिंह था। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि सिंह उपनाम लगाने वाले सभी लोग राजपूत थे या नहीं। विपक्ष को मालूम है कि यह आरोप योगी आदित्यनाथ को केवल एक वर्ग में सीमित कर सकता है, इसीलिए वो बार बार उनके जन्म के नाम का प्रयोग करके उनकी जाति की याद दिलाती है। राजपूतों की आबादी वैसे भी प्रदेश में 7% ही है। हालांकि ये समझना भी जरूरी है कि क्या ब्राह्मणों में योगी आदित्यनाथ बिल्कुल लोकप्रिय नहीं। और फिर भी हम बीजेपी को करेंगे। क्यों फिर भी? इसलिए करेंगे कि जरूरी नहीं है, थोड़ी मजबूरी है हमारे सामने, थोड़ी मजबूरी, क्योंकि योगी जी और मोदी जी जैसा नेता आ नहीं सकता फिलहाल जल्दी इस देश में। मजबूरियां है हमारे सामने, इसलिए उनको वोट हम करेंगे। बाकी घाव बहुत है, इस जगह पे घाव बहुत है, मगर वोट हम करेंगे उनको। तो जो यहाँ समस्याएं हैं हम लोगों के बीच में, ये अपने दिल की बात आप लोगों से बता रहे हैं। और जहाँ रह गई सरकार के प्रति हम लोग बिल्कुल सही उनके साथ वोट दे करेंगे, क्योंकि राम जन्मभूमि जो मंदिर बना था 410 या 480 वर्ष पुराना, ये रिकॉर्ड जो खत्म हुआ है, और हम लोग राम से आस्था रखते हैं ब्राह्मण होकर के। वोट तो मैं योगी जी को करूंगा ही, वैसे आपकी तहे दिल से करूंगा। कभी कभी तो मैं लोगों को कहने से देता था, लेकिन एक जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ जो मैं रिपीट इनको अपने तहे दिल से वोट करूंगा। उत्तर प्रदेश में अगर ब्राह्मणों की आबादी को देखें तो अधिकतर पूर्वांचल और अवध के इलाके में मिलता है, और अगर पूर्वांचल और अवध की सीटों को जोड़ दिया जाए तो समूचे उत्तर प्रदेश में लगभग आधी विधानसभा सीटें यहीं पर पड़ती हैं, और इसीलिए इतनी खींचतान मची हुई है। उत्तर प्रदेश की 403 में से 115 सीटें ऐसी हैं जिन पर ब्राह्मण मतदाताओं का अच्छा प्रभाव है। कुल 12 जिले ऐसे हैं जहां ब्राह्मणों की आबादी 15% से अधिक है। इनमें बलरामपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, अमेठी, वाराणसी, चंदौली, कानपुर और प्रयागराज प्रमुख है। यही नहीं, पूर्वी से लेकर मध्य, बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करीब 100 सीटों पर ब्राह्मण मतदाता भले ही संख्या में ज्यादा न हो, लेकिन मुखर होने के कारण सियासी माहौल बनाने बिगाड़ने की काबिलियत रखते हैं। जो ये बिकरू कांड हुआ, या जो ब्राह्मण जो हालांकि वो अपराधी हैं, उनको कोई आप ये नहीं कह सकते, वो आपराधिक मनोवृत्ति के उस पर योगी आदित्यनाथ जी ने कार्रवाई की, और उसके बाद उनको मुठभेड़ में कई लोग मारे गए, और विकास दुबे और उनके परिवार के कई लोगों को, और उनके थे वो, उसमें सब अधिकांश ब्राह्मण थे, मारे गए। उससे राजनीति में एक ये परसेप्शन बना कि योगी जी ब्राह्मणों के खिलाफ एक सुनियोजित ढंग से ब्राह्मणों को अपमानित करने के लिए, ब्राह्मणों को कमजोर करने के लिए एक कर रहे, चाहे वो अधिकारियों की पोस्टिंग का मामला हो, चाहे वो ब्राह्मण अपराधियों पर कार्रवाई की मामला हो। तो प्रदेश में ये एक परसेप्शन बन गया
कि ब्राह्मणों की उपेक्षा की जा रही है। ऐसी स्थिति में सारे राजनीतिक दल, चूंकि भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण इस समय नाराज है, तो सारे राजनीतिक दलों की ये नजर ब्राह्मणों पे लगी हुई है कि उस 12% वोट बैंक को हम अपने फोल्ड में ले लें। 1946 से ही यूपी में ब्राह्मण काल की शुरुआत हो गई थी। 1946 से लेकर 1989 तक यूपी में कुल 6 ब्राह्मण सीएम बने, जिन्होंने प्रदेश पर 20 साल राज किया। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत, जो 2 बार सीएम रहे, सुचेता कृपलानी, जो समूचे देश में किसी भी प्रदेश की पहली महिला सीएम थी, कमलापति त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा, नारायण दत्त तिवारी और श्रीपति मिश्र, ये सभी मुख्यमंत्री कांग्रेस के थे। हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे थे, तो उन्होंने कांग्रेस आला कमान, खासकर राजीव गांधी से टकराने वाले सीएम श्रीपति मिश्र का जिक्र भी किया। भाइयों बहनों, सुल्तानपुर के सपूत, और मैं बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं, सुल्तानपुर के सपूत श्रीपति मिश्रा जी के साथ भी तो यही हुआ था, जिनका जमीनी अनुभव और कर्मशीलता ही पूंजी थी। परिवार के दरबारियों ने उनको अपमानित किया। ऐसे कर्मयोगियों का अपमान यूपी के लोग कभी नहीं भुला सकते। जातियों को लेकर खुली राजनीति होती है, और यह आज की बात नहीं है। मुख्यमंत्रियों की जातियों को पार्टी के हिसाब से देखें तो कांग्रेस के 10 सीएम में 6 ब्राह्मण, 3 ठाकुर और 1 बनिया जाति से रहे। कांग्रेस ने तो 2017 के चुनावों से ही याद दिलाना शुरू कर दिया था कि प्रदेश के सभी ब्राह्मण सीएम उसी की देन थे, और मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर एक बार फिर उसने एक ब्राह्मण चेहरा दिया, शीला दीक्षित का। यूपी में शीला की तस्वीर के साथ पोस्टर लगने लगे। 27 साल यूपी बेहाल। पर जल्द ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच यूपी के लड़कों का गठबंधन हो गया और ब्राह्मण चेहरा गायब हो गया। हालांकि पारंपरिक तौर पर देखें तो यूपी में कांग्रेस के ब्राह्मण चेहरे गांधी परिवार से ही आते रहे थे। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है, मतलब अब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। जी ठीक है। यूपी में 1989 के बाद से अब तक 7 सीएम बने, जिनमें 4 बीजेपी, 1 बीएसपी और 2 एसपी के रहे। बीजेपी के 4 सीएम में 2 राजपूत, 1 बनिया और 1 लोध समाज से रहे। समाजवादी पार्टी से 2 यादव और बहुजन समाज पार्टी से 1 अनुसूचित जाति से। दरअसल कई राजनीतिक विश्लेषक यूपी सीएम पद से ब्राह्मणों के हटने का कारण मंडल आयोग और उसके बाद की राजनीति के मिजाज को भी मानते हैं। उत्तर प्रदेश में राजनीति में ब्राह्मणों का अपना एक अच्छा खासा दबदबा था, लेकिन लगभग 3 दशक के बाद से, या यूं कह लीजिए कि जो जातिगत राजनीति और विशेष रूप से जो पिछड़ों की राजनीति शुरू हुई, चाहे वो मंडल को लेकर हो और चाहे वो मुलायम सिंह जी द्वारा जो पिछड़ों की राजनीति की शुरुआत की गई उसका कारण हो, तो उसके बाद धीरे धीरे न केवल ब्राह्मण बल्कि ब्राह्मण, ठाकुर और जो सवर्ण थे वो धीरे धीरे हाशिए पर आते चले गए, और उसमें ब्राह्मण वो सबसे ज्यादा हाशिए पर आ गया। मौजूदा विधानसभा में बीजेपी के 46 ब्राह्मण विधायक हैं और मंत्रिमंडल में 10 ब्राह्मण मंत्री। इनमें प्रमुख हैं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। हालांकि फिलहाल किसी भी पार्टी में कोई ऐसा बड़ा ब्राह्मण चेहरा नहीं दिख रहा जो इन चुनावों से भी यूपी का सीएम बन पाए। उत्तर प्रदेश विधानसभा के ये चुनाव पहले चुनाव हैं जो कि राम मंदिर निर्माण के बाद हो रहे हैं, और ऐसे में देखना होगा कि क्या उसका कोई प्रभाव पड़ता है। साथ ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जिसे इतने बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पेश किया गया। ब्राह्मण समाज का प्रबुद्ध वर्ग है, समाज को मार्गदर्शक है।
और समाज का मार्गदर्शक राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण से क्या ब्राह्मण नाराज होगा? काशी विश्वनाथ धाम का भव्य निर्माण होने से क्या ब्राह्मण नाराज होगा? गरीब कन्याओं की शादी हो रही है, क्या इससे ब्राह्मण नाराज होगा? 15 करोड़ लोगों को फ्री में अन्न मिल रहा, क्या इससे ब्राह्मण नाराज होगा? ये बातें वे लोग करते हैं जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है। काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण पदार्पण हो चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहां पर वो शिलापट का अनावरण और श्री काशी विश्वनाथ धाम राष्ट्र को समर्पित। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण। पहले जो था वो भले प्रोजेक्ट जो आते थे, लेकिन उसका देखभाल करने वाला नहीं था। पूरी जिम्मेदारी प्रशासन पर रही। प्रशासन मनमानी किया, कुछ नहीं किया। लेकिन इसमें बराबर वो आया करते हैं, स्वयं समीक्षा करते हैं और देखते हैं कि कहाँ क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ। इसमें काम बड़े ही सुचारू ढंग से चल रहा है। ब्राह्मणों के मन में क्या मंदिरों के बढ़ते वैभव से बीजेपी के लिए सम्मान का निर्माण है? क्या मंदिर निर्माण में वो योगी आदित्यनाथ के योगदान को देखते हैं? क्या अयोध्या में दीपोत्सव से सबका मन प्रसन्न है? आपके कार्यक्रमों द्वारा, आपके प्रयासों से, आपके उससे मैं समझता हूं कि हमारे योगी जी का बहुत प्रेम रहा है अयोध्या से। शुरू से ही मैंने देखा है और वो अयोध्या के लिए जिस तरह से वो डिटरमिन्ड है कि अयोध्या को मुझे बढ़िया से बढ़िया बनाना है, तो मुझे लगता है कि अयोध्या बहुत ही जल्द 3-4 सालों में अपने भव्य रूप को प्राप्त करेगी और सारी दुनिया के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगी। हर हर ये तो अयोध्या और काशी समूचे देश का मुद्दा है, पर यूपी में राम मंदिर निर्माण के प्रारंभ के बाद का ये पहला चुनाव है और ऐसे में बीजेपी को अनेकों उम्मीदें हैं। चीजें ठीक हुई हैं उनके आने के बाद? और क्या, बहुत विकास हुआ है। क्या अच्छा लग रहा है? क्या अच्छा? बहुत विकास हुआ है अयोध्या का, बहुत अच्छा हुआ। हाँ। विकास हुआ है अयोध्या का, आप लोगों को लग रहा है? हाँ। जी ने काम किया है और बहुत अच्छा काम किया है। ये जो यहाँ की पब्लिक है, देख लीजिए, यहाँ कभी बहुत बदबू रहता था, बहुत ही दूषित हवाएं चलती थी, लेकिन इस समय योगी जी जब से आए हैं बहुत अच्छा हो गया है और यहाँ के टूरिस्ट भी काफी बढ़े हैं, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। केवल काशी अयोध्या ही नहीं, इन चुनावों में तो मथुरा भी मुद्दा है और हमने वहां भी मतदाताओं के मन को टटोला। जन्मभूमि के हिसाब से तो बढ़िया ही है, वहाँ पर भी व्यवस्था, जन्म स्थान पर बड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी है। आगे क्या करते हैं योगी जी? मथुरा की हिंदुत्व राजनीति पहले भी चली आई थी और अब भी चली आएगी, वो चलती रहेगी ये, पर मथुरा में हिंदुत्व राज है और रहेगा। लोक नीति CSDS सर्वे के आंकड़ों के अनुसार 2004 तक लगभग 50% ब्राह्मणों ने हमेशा बीजेपी के पक्ष में वोट किया। 2007 में यह 40% से नीचे चला गया और 2014 तक ऐसा ही रहा। लेकिन उस साल के आम चुनावों में 72% ब्राह्मणों ने बीजेपी के लिए वोट किया। 2017 के विधानसभा चुनावों में यह आंकड़ा बढ़कर 80% हो गया और 2019 के लोकसभा चुनावों में ये 82% हो गया। ये कहा जाने लगा कि जैसे समाजवादी पार्टी के लिए यादव है, जैसे बहुजन समाज पार्टी के लिए जाटव है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के लिए ब्राह्मण है। यही कारण है कि बीजेपी ब्राह्मण समाज की किसी भी तरह की नाराजगी को दूर करने में प्रयासरत है। हम 1996 से 2017 के बीच ब्राह्मण वोटरों का बीजेपी के प्रति रुझान दिखाते हैं। जिन जिन विधानसभा चुनावों में बीजेपी को ब्राह्मणों का 50% से अधिक मत मिला, बीजेपी की सरकार बनी। 1996 में 71%, 2002 में 49%, 2007 में 39%, 2012 में 38%, 2017 में 80%। बीजेपी पर ब्राह्मण तुष्टीकरण के यहां तक आरोप लग रहे हैं कि समाज की नाराजगी के डर से ही अजय मिश्र टेनी का मंत्री पद बरकरार है। हमें एक बात को ध्यान में रखना होगा
कि सरकार ने लखीमपुर के मामले में जो कार्रवाई की है नियमानुसार कार्रवाई की है और कार्रवाई करने में कोई संकोच भी नहीं किया। लेकिन जो व्यक्ति मौके पे मौजूद नहीं, आप उसको जबरदस्ती कैसे अपराधी बना देंगे? और फिर इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग स्वयं माननीय उच्चतम न्यायालय कर रहा है। इसमें राज्य सरकार की भी अब भूमिका नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय स्वयं इसकी समीक्षा कर रहा है। जब माननीय उच्चतम न्यायालय स्वयं देख रहा है इन सारी चीजों को, तो आप किसी मामले को निष्कर्ष पर पहुंचने के पहले ही जबरदस्ती सूली पे किसी को टांगना चाहते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। एजेंसियां तो वही काम करेगी जो मेरिट पे होगा, और जो काम अब तक मेरिट पे हुआ वही उन्होंने किया। उत्तर प्रदेश के इतिहास में 17 साल बाद जब मायावती को पूर्ण बहुमत मिला था और उनकी सरकार यहां पर बनी थी, तो उसमें कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग का काम हुआ था। किस तरीके से उस दौर में जो ब्राह्मण समाज था वो निकलकर बीएसपी के समर्थन में आ गया था और 17 साल में पहली बार किसी सरकार को पूर्ण बहुमत मिला था। एक बार फिर प्रयास वही यहां पर हो रहे हैं, लेकिन क्या नाराजगी इतनी है कि ब्राह्मण समाज के वोट इतने बिखरेंगे? बीएसपी ने 2007 में वोटों का जो सामाजिक गठजोड़ तैयार किया था, वो उत्तर प्रदेश के सियासी इतिहास का सबसे बड़ा प्रयोग माना गया। अनुसूचित जातियों के साथ ब्राह्मण वर्ग का समर्थन बीएसपी को उन चुनावों में मिला था। पार्टी 2007 के जादू को 2022 में रिपीट करना चाहती है। ब्राह्मण चेहरा सतीश चंद्र मिश्र पार्टी में नंबर 2 है और समाज में पैठ बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तिलक तराजू तलवार वाली बात ही पता नहीं कहां से, मैं तो 20 वर्ष मुझको हो गए। मैं उत्तर प्रदेश का महाधिवक्ता 2002 में था, उसके पहले से मैं देख रहा हूं। मैं तो सीनियर एडवोकेट था, बार काउंसिल चेयरमैन था। मैंने तो कभी नहीं सुना ये किसी को कहते हुए 20 वर्षों में। उसके बाद पार्टी में आने के बाद भी नहीं सुना मैंने आज तक किसी को। बीएसपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में जय श्री राम, जय सिया राम, हर हर महादेव के नारे लगे। बहन मायावती को त्रिशूल भेंट किया गया और यह आज से 6 महीने पहले ही शुरू हो गया था। मायावती ने यह वादा किया कि अगर बीएसपी की सरकार बन जाती है तो मंदिर निर्माण का कार्य 2 गुना तेजी से संपन्न होगा। राम को हाथ में लेकर के चलते हैं, कहते हैं इनके नाम पे वोट भी दे दो, इनके नाम पे नोट भी दे दो। तो नोट और वोट मांग करके आपने ले तो लिया। आज 3 साल हो रहे हैं जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट के आए हुए। 3 साल में वहां नींव तक नहीं पड़ी है राम मंदिर की। तो राम के नाम पे वोट मांग रहे हो, कम से कम उनको तो धोखा नहीं देना चाहिए इनको। हम तो गए थे 23 तारीख को अयोध्या, इसीलिए गए थे। हम गए थे देखने के लिए कि शायद राम मंदिर बन गया होगा, क्योंकि आप यहीं ताज में हैं, बगल में ही यहाँ पर स्मारक है। आपने देखा डॉक्टर अंबेडकर स्मारक है, आप एयरपोर्ट से आए हुए मानवर काशीराम जी का स्मारक है। जब सरकार बनी थी तो 1.5 साल में ये हम लोगों ने पब्लिक को बना करके खोल भी दिया था, और आज यहाँ 3 साल हो रहे हैं, आपने शुरुआत भी नहीं की है। पर क्या ब्राह्मण बीएसपी के पास वापस लौटेंगे? खासकर तब जब 2007 के अलावा दूसरा कोई और चुनाव ऐसा नहीं रहा जब ब्राह्मणों ने बीएसपी के लिए वोट किया हो। दरअसल मायावती के कार्यकाल में जब 2009 के आम चुनाव हुए तो मायावती को दलितों में अपना जनाधार खिसकता हुआ नजर आया। तब तमाम ब्राह्मणों पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमे भी दर्ज हुए। 68 ब्राह्मण पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को बर्खास्त करके अगले ही दिन जब फिर नियुक्ति की गई, तब सूची में 20 दलितों का नाम रहा और 68 की जगह 18 ही ब्राह्मणों की नियुक्ति वापस हुई। कैसी पार्टी में जाए उसका सम्मान नहीं होता है। बस वोट, जब तक वोट पड़ेगा तब तो सरकार नहीं बनती, तब तक सम्मान होता है उसका। बाकी चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, कोई भाजपा में गिना जाता है कि भाजपा की पार्टी ब्राह्मणों की है, तो वो अपने घर में है, घर में ही रहेगा। वो अपने घर में स्थान पे है। बात सिर्फ बीएसपी की नहीं है, समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मण वोटों की अपनी हिस्सेदारी लेने को व्याकुल है। पार्टी ने ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु के आवेशावतार भगवान परशुराम का आह्वान किया और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सटे गांव में 68 फीट ऊंचे भगवान परशुराम के फरसे का अनावरण किया। हालांकि 8 दिन के अंदर फरसा धाराशायी हो गया और बीजेपी को तंज कसने का मौका मिल गया। कल मैंने देखा श्री अखिलेश यादव जी भगवान परशुराम की प्रतिमा लगा करके पूजा कर रहे हैं। जो राम जी का नहीं हुआ वो परशुराम भगवान का होगा क्या?
शास्त्रों में गरीब ब्राह्मण को भोजन खिलाने से पुण्य मिलता है, ये बात कही जाती है। लेकिन आज के दौर में अगर वोटों का पुण्य चाहे किसी राजनीतिक पार्टी को, तो उसे उन गरीब ब्राह्मण परिवारों के बारे में भी सोचना होगा, उन गरीब ब्राह्मण युवाओं के बारे में भी सोचना होगा जो आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई रोजगार चाहते हैं, कोई काम चाहते हैं। चाहे किसी समुदाय को राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक माने या किसी जाति में वोट प्रतिशत बढ़ाने के प्रयास करें, सवाल ये उठता है कि वो वर्ग क्या चाहता है। रोजगार की बात तो कोई नहीं कर रहा है, ये तो सत्य है। जो भी बात कर रहे हैं कि ब्राह्मण को साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे साथ लेके चल रहे हैं, ये समझ में ही नहीं आ रहा है। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। युवा न केवल नौकरियों की कमी से जूझ रहे हैं, बल्कि अपनी काबिलियत से छोटी नौकरी करने को मजबूर हो रहे हैं। युवाओं के रोजगार को लेके मैम इस गवर्नमेंट ने तो हमारे हिसाब से अभी तक कुछ नहीं किया है, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने किसानों को लेके और युवाओं को लेके केवल बस खोखले वादे ही किए हैं। किसानों की ओर रुख करिए तो वहां भी जाति समुदाय से परे प्रश्न उठते हैं। आवारा पशु का मुद्दा किसानों को बेजार कर रहा है। लोग जो है गैयों से परेशान है, ज्यादा किसान आदमी है, गैया बहुत नुकसान कर रही, खेती में कुछ खाने को मिलेगा नहीं हमको। तो गौशाला केवल खाली पड़े, पैसा आ रहा है, जिनके पास आ रहा है पैसा सब भ्रष्टाचारी सब खाए ना। 6 किलोमीटर दूरी पे एक कॉलेज होगा, डिग्री कॉलेज श्याम जी के नाम से, करीब 40 दुकानें बनी हुई है। अवैध जमीन पे कब्जा है और उसमें दुकानें आप शटर खोलेंगे तो नादी बनी हुई है कि गौशाला चला रहे हैं। आप देखिए जाके वहाँ पर एक गाय है और करीब करोड़ों रुपए पास करा लेते हैं गवर्नमेंट से। हमारा लोग रात दिन चौकीदारी करते हैं, खेतों में तार लगाते हैं, तो ये अगर ये आवारा पशु का कुछ कर दे तो हम लोग उनको वोट और ज्यादा मतों से जिताएंगे। अलग मजबूरी हमारी है कि वोट तो हम उनको योगी जी को करेंगे ही। कुल मिलाकर ये समझा जाए कि भावनात्मक मुद्दे वोटरों के निर्णय को प्रभावित जरूर करते हैं, पर अंततः सरकार वो ऐसी चाहते हैं जो उनकी बुनियादी समस्याओं को सुलझाए, जिंदगी को बेहतर बनाए। जाति समुदाय से परे जरूरतें एक ही होती हैं, आम लोगों की भी और नेताओं की भी। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।